दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको आईसीटी कंसेप्ट का पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री में देने वाले हैं। इस कोर्स की मार्केट वैल्यू 25,000 रुपए के आसपास है। कोई भी इससे सस्ते में आपको ये कोर्स नहीं देता है और हम बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं। और ये जो हम आपको फ्री में दे रहे हैं ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। आज के टाइम पर आप कह सकते हैं कि ट्रेडिंग के बारे में जो पब्लिकली अवेलेबल सबसे मोस्ट एडवांस्ड इंफॉर्मेशन है ना, वो यही कंसेप्ट है जो आज आप सीख जाएंगे तो उसके बाद ये ट्रेडिंग में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इवन इसके अंदर आप ऐसी ऐसी स्ट्रैटेजी सीखेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद ही प्राइस क्यों बढ़ती है। बट इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना पड़ेगा। मैं बहुत ज्यादा मेहनत करके वीडियो बना रहा हूं, इसलिए प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को ध्यान से देखना। अगर इस वीडियो को ध्यान से नहीं देखोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, उसका कोई फायदा नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग इस वीडियो में आपको एक नोटबुक ले लेनी चाहिए, एक पेन ले लेना चाहिए और उसके पूरे नोट्स बनाने चाहिए। जो समझ नहीं आया उसको बैक करके देखना चाहिए, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है ना कि अगर आपने इसको सीख लिया तो ये आपकी ट्रेडिंग को पूरा बदल के रख सकता है। जो नुकसान हो रहे थे वो प्रॉफिट में आ सकते हैं, बट इसको अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। तो पहले हम बेसिक समझ लेते हैं कि ये आखिर आईसीटी है क्या। तो देखिए, फुल फॉर्म है इनर सर्कल ट्रेडर और ये बेसिकली एक ट्रेडिंग मेथड है, यानी ये ट्रेडिंग करने का तरीका है जो कि माइकल जे हडलस्टन ने बनाया है। ये एक ट्रेडर प्लस टीचर हैं जो ट्रेडिंग के बारे में काफी इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। ये पूरा जो कंसेप्ट है ना, ये इस साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड है कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे कि हेज फंड वगैरह, वो जब भी बाय करने का ट्रेड लेते हैं तो क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बाइंग करते हैं, जिस वजह से अगर उन्होंने बाइंग की तो मार्केट ऊपर जाता है, और अगर वो सेलिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में करते हैं, जिस वजह से जब वो सेल करेंगे तो मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे जाता है। लेकिन इसी चक्कर में ये कई ऐसे पैटर्न्स क्रिएट कर देते हैं जिनको हम एज अ रिटेल ट्रेडर्स पढ़ सकते हैं, और उसके बेसिस पे अगर हम ट्रेड लेते हैं तो ये इंस्टीट्यूशंस भी चाहकर उसको अवॉइड नहीं कर सकते और हमारे जो ट्रेड्स होंगे वो काफ़ी एक्यूरेट निकल सकते हैं। यानी अगर आप इसको सीख के यूज़ करेंगे तो ये आपका ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा फायदा करा सकते हैं। आपने स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बारे में थोड़ा बहुत भी अगर सुन रखा है तो ये आईसीटी का पार्ट है, जिसके अंदर हम आपको मार्केट मैनिपुलेशन समझाएंगे, कैसे आपके स्टॉप लॉस को हिट करवाया जाता है और उसके बाद प्राइस में मूवमेंट आता है ये समझाएंगे, लिक्विडिटी पूल्स के बारे में बताएंगे, एंट्री एंड एग्जिट कैसे लेना है बड़े इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर ये समझाएंगे। इसके अलावा आप यहां पर देखिए, हम आपको ये सब कुछ सिखाने वाले हैं। मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर ये बेसिक चीज़ें हम आपको सिखाएंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है ये पीडी अरेज, यानी प्रीमियम डिस्काउंट अरेज, जिसमें हम आपको ऑर्डर ब्लॉक बताएंगे, ब्रेकर ब्लॉक बताएंगे, प्रीमियम जोन वर्सेस डिस्काउंट जोन, गोल्डन जोन, फेयर वैल्यू गैप्स, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, बीपीआर, लिक्विडिटी वॉइड्स, ये सब कुछ बताएंगे। साथ ही हम और भी बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज को इसके अंदर डिस्कस करेंगे। बस शर्त वही है कि आप नोटबुक और पेन लेके बैठिए। ऐसे कुछ समझ नहीं आएगा, थोड़ा बहुत समझ आ भी गया अगले दिन भूल जाओगे। नोट्स बनाओगे तभी समझ आएगा, तभी यूज कर पाओगे। तो पेन एंड नोटबुक जरूर ले लीजिए और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप समझने के लिए रेडी हैं तो प्लीज एक बार कमेंट करके बताइए कि हाँ, मैंने नोटबुक और पेन ले लिया है और मैं सब कुछ अच्छे से समझने के लिए तैयार हूँ। ये आपने जरूर कमेंट करना है। और अब हम इस कंसेप्ट को समझना शुरू करते हैं। शुरुआत थोड़ी बेसिक से होगी, फिर चीजें बहुत एडवांस जाएंगी, इसलिए आपको पूरा ध्यान यहाँ पे लगाना होगा। ये मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर ध्यान भटका तो फिर कुछ समझ नहीं आएगा। तो शुरुआत करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर से। मार्केट स्ट्रक्चर हमें बताता है कि प्राइस किस तरीके से मूव कर रहा है, यानी प्राइस ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, और जा रही है तो किस तरीके से जा रही है, बीच में क्या क्या पैटर्न्स बना रही है। ये सब हमें मार्केट स्ट्रक्चर से समझ आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्निकल एनालिसिस में, क्योंकि आपने अपना कुछ भी बायज अगर डिसाइड करना है, यानी आप बाय करेंगे, सेल करेंगे, या अगर आपने पहले से सोचना है तो इसके लिए आपको पहले मार्केट स्ट्रक्चर को समझना होता है। यानी अगर आप ट्रेडिंग में कोई भी ट्रेड लेने की सोच रहे हैं तो पहले आपको मार्केट स्ट्रक्चर को ही देखना है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट स्ट्रक्चर आपको मार्केट की डायरेक्शन बताता है, लेकिन वो कैसे बताता है तो इसके लिए हम अगली स्लाइड में चलते हैं। बेसिक चीज़ है, इतना तो आपको पता ही होगा, नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं। हम चाह रहे हैं कि आपको हर एक चीज़ समझ आए, इसलिए हर एक चीज़ डिटेल में बता रहे हैं। वीडियो चाहे कितनी भी लंबी हो जाए, हमारा पर्पस है कि हम आपको ये पूरा कंसेप्ट घोट के पिला दें, बस आपको अपना पूरा ध्यान देना है। तो मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, हमें सिर्फ डायरेक्शन बताता है, बट वो किस तरीके से बताता है। तो सबसे पहले हम अप ट्रेंड की बात करेंगे। तो अगर आपने कभी चार्ट को देखा है तो आपको पता होगा कि मार्केट में जो प्राइस है वो सीधा इस तरीके से नहीं बढ़ती है,
हमेशा आप देखेंगे कि अगर मार्केट में प्राइस बढ़ रही है ना तो पहले थोड़ा ऊपर जाएगी, फिर थोड़ा सा करेक्शन होगा, फिर ऊपर जाएगी, फिर थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिलेगा और इस तरीके से आपको मार्केट में प्राइस बढ़ती हुई नजर आती है। तो अब अगर हम इसे ध्यान से देखें तो हम इस पॉइंट को अपना लो पॉइंट बोल सकते हैं। ये हमारा हाई पॉइंट होगा जी, बिल्कुल होगा। अब ये पॉइंट हमारा कौन सा पॉइंट होगा? ये होगा हमारा हायर लो, यानी ये पिछले वाले लो से हाई है। अब ये पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा? ये हमारे पिछले वाले हाई से हाई है ना, तो इसको हायर हाई कह देंगे। यानी जब मार्केट में आपको हायर हाई एंड हायर लो की फॉर्मेशन देखने को मिलती है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम अप ट्रेंड कहते हैं। तो आप चार्ट में भी देख सकते हैं, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है हायर लो बना है, हायर हाई बना है, हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई। तो ये क्या है? ये है हमारा अप ट्रेंड। बेसिक समझ लिया, अब एडवांस में आगे जाएंगे। तो अगर आपको चार्ट में कभी हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है तो इसका मतलब प्राइस बढ़ रही है, यानी इसको हम अप ट्रेंड कहते हैं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कभी आप चार्ट में देखते हैं कि प्राइस गिर रही है तो एकदम से ऐसे कभी देखा है क्या प्राइस गिरती है? कभी नहीं गिरती। आप हमेशा देखेंगे कि पहले प्राइस थोड़ा सा नीचे आएगी, फिर थोड़ा सा पुल बैक करने की कोशिश करेगी, एक पॉइंट तक जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करेगी, फिर नीचे आएगी। इस तरीके से प्राइस गिरती है। तो यहां पर फॉर्मेशन होती है लोअर हाइज एंड लोअर लोज की। यानी मान लो अगर ये आपका हाई पॉइंट था और ये लो पॉइंट है, तो इसके बाद अगला जो हाई बनता है वो पिछले वाले हाई से नीचे है, यानी लोअर हाई है, और उसके बाद अगला जो लो बनता है वो पीछे वाले लो से और नीचे है, यानी लोअर लो है। तो आपको लोअर हाइज एंड लोअर लोज की जो फॉर्मेशन देखने को मिलती है तो इसका मतलब है कि प्राइस गिर रही है, मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो ये तो टेक्निकल एनालिसिस में बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो आपने बहुत बार सुन भी रखी होगी, देख भी रखी होगी, लेकिन अब हम चल रहे हैं एडवांस चीजों के ऊपर। बट उसको समझने के लिए अगर आपको अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड पता नहीं होता तो फिर वो कैसे समझ आता? तो अब समझते हैं कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। शुरुआत यहीं से होती है अपने आईसीटी कंसेप्ट की, तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी तक आपको ये क्लियर हो चुका है अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड क्या होता है? नहीं क्लियर हुआ है तो एक बार फिर से देखो, समझो, उसके बाद यहां पर आके देखना, वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, वरना फायदा नहीं होगा कुछ भी देखने का। तो अब जिस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को हम समझने जा रहे हैं वो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि हमें बताता है कि ट्रेंड क्या हो रहा है, ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। यानी जब जब आपको मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा तब आप समझ सकते हैं कि अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो वही आगे को चल रहा है, अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो वही आगे को चल रहा है। तो यहां से हम कंफर्म होंगे कि अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो वही ट्रेंड अभी आगे को बढ़ने वाला है। तो अगर आप चार्ट में देखेंगे तो कमेंट करके बताओ सबसे पहले कौन सा ट्रेंड है। पॉज करो, कमेंट करो। तो यहां पे आपने कमेंट करके बताना है। पॉज कर दिया। अगर आपने कमेंट कर दिया तो आपको पता है कि ये अप ट्रेंड चल रहा है। तो अप ट्रेंड अगर चल रहा है, हमें कैसे पता है? हमें ऐसे पता है कि यहाँ पर अगर मान लो हमारा लो है, यहाँ पर हाई है, तो यहाँ पर हायर लो है, हायर हाई है, ऐसे ही हायर लो है, हायर हाई है, एंड सो ऑन। तो यहाँ से हमें समझ आ गया कि ये क्या है, ये हमारा अप ट्रेंड है। तो अब इस अप ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहां पे होता है या ये BOS कहां पे होता है, इसको समझेंगे। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ये चार्ट है, तो इसमें आपको पता है कि ये क्या है, ये हमारा लो पॉइंट है, ये हाई पॉइंट है, ये हायर लो है, ये क्या है, ये हायर हाई है। तो अब इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को पता करने के लिए आपने क्या करना है कि जो आपका हायर हाई वाला पॉइंट होता है, जैसे कि ये, आपने इससे लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब जैसे ही ये वाले पॉइंट में आपको दिखाई देता है कि प्राइस आपके हायर हाई से ऊपर निकल गई है, जैसे यहां पर आपको दिखाई दिया प्राइस आपके हायर हाई से ऊपर चली गई, तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि ये आपका हाई पॉइंट है, उसके बाद प्राइस नीचे आई, ये आपका लो पॉइंट था। अब इसके बाद वापस से प्राइस उस लेवल पे आ गई है और फिर क्या हुआ, प्राइस इससे ऊपर चली गई। तो यहां पे क्या हुआ है, यहां पे आपका हुआ है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो इसका मतलब जो ट्रेंड चल रहा था वही ट्रेंड अभी आगे भी चल रहा है, यानी अप ट्रेंड था, अभी भी अप ट्रेंड है, प्राइस बढ़ी रही है। फिर से देखो, ये आपका हाई पॉइंट था, प्राइस वहां से नीचे आई और उसके बाद ऊपर बढ़ गई, लेकिन ऊपर बढ़ते हुए ये वाला जो इसका हायर हाई था, प्राइस ने इस हायर हाई को यहीं पे ब्रेक कर दिया। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर हुआ हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये क्या है, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अगेन आप देख सकते हैं प्राइस नीचे आई, फिर से प्राइस ने हमारा ये हायर हाई को ब्रेक किया, तो यहां पर कहां पे हो गया हमारा, इस पॉइंट पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है।
यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बीच में कहीं नहीं हुआ है, ये हमने सिर्फ मार्क कर रखा है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस कैंडल में होता है, उस कैंडल में जो कैंडल आपके हायर हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है। तो इस कैंडल ने इस हायर हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो इस कैंडल में हम कह सकते हैं कि हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, जो कि एग्जैक्टली इस पॉइंट में हुआ है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें बता रहा है कि जो ट्रेंड बन रहा था वही ट्रेंड आगे कंटिन्यू हो रहा है, और कैसे बनता है वो आपको समझ आ गया होगा। अब इसी तरीके से अगर हम डाउन ट्रेंड में बात करें तो डाउन ट्रेंड में भी आप आराम से पता कर सकते हैं कि कहां पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। जैसे डाउन ट्रेंड में आपको पता है कि मार्केट किस तरीके से चलता है, लोअर हाइज एंड लोअर लोज की फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। ये हमारा हाई है, ये हमारा लो है, ये हमारा लोअर हाई है, ये हमारा लोअर लो है। तो जब भी प्राइस इस लोअर लो को ब्रेक करती है, यानी लोअर लो से लगते हुए आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और प्राइस ने लोअर लो को इस पॉइंट पे ब्रेक कर दिया, तो यहां पर हमारा क्या हुआ? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये हमारा लो पॉइंट है, प्राइस ने इस लो पॉइंट को यहां पे ब्रेक किया, तो यहां पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ऐसे ही प्राइस ने ये हमारे लो पॉइंट को इस जगह पर ब्रेक किया है, तो यहां पर क्या हुआ है? ये हमारा लो पॉइंट था, उसके बाद प्राइस ऊपर गई थी, फिर वापस से इस जगह पे प्राइस ने लोअर लो को ब्रेक कर दिया, तो यहां पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। तो अप ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें क्या बता रहा था कि प्राइस कंटिन्यू हो रही है, यानी आगे को बढ़ रही है। डाउन ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि प्राइस गिर रही थी, आगे भी गिर ही रही है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ने हमें ये तो बता दिया कि ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन ट्रेंड चेंज हो रहा है ये हमें कैसे पता चलेगा? यानी प्राइस अभी तक बढ़ रही थी, अब गिरने लगी है, तो कहां से गिरने लगी है ये हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए एक दूसरा कंसेप्ट यूज किया जाता है, जिसको हम कहते हैं CHOCH, यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ये एक तरह से आपको अर्ली वार्निंग दे देता है कि यहां से ट्रेंड चेंज हो चुका है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, आपको पता है कि यहां पे क्या चल रहा है, यहां पे हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा है। हमें कैसे पता है डाउन ट्रेंड चल रहा है? कि ये हमारा लो पॉइंट था, लोअर लो था, हमने लोअर लो से लगते हुए एक लाइन ड्रॉ की, और यहां पे हमने देखा कि हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है और डाउन ट्रेंड चल ही रहा है, तो इसका मतलब डाउन ट्रेंड यहां तक कंटिन्यू हो रहा था। लेकिन इसके बाद देखिए कि यहां पर हमारा क्या था, यहां पर हमारा लोअर हाई था, यहां पर हमारा लोअर लो था। तो अब ये जो लोअर हाई वाला पॉइंट है, आपने इसको ध्यान में रखना है। तो आपने क्या किया, आपने इससे लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर रखी थी कुछ इस तरीके से, और उसके बाद क्या होता है कि प्राइस यहां पे कोई भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं देती, बल्कि प्राइस अपने लोअर हाई से ऊपर आ जाती है। यहां पर आप देखेंगे तो प्राइस ने अपने लोअर हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी है इस वाली कैंडल में। तो इसका मतलब जब प्राइस अपनी लोअर हाई से ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो यहां पर ट्रेंड चेंज हो चुका है। अभी तक प्राइस गिर रही थी, यहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस हैं। मैं आपको एक बार लाइन चार्ट में भी दिखा देता हूं। देखिए, यहां पर आपको पता है डाउन ट्रेंड चल रहा था, क्योंकि आपका बार बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा था। लेकिन इसके बाद आपने देखा कि ये आपका लोअर हाई था, आपने देखा कि प्राइस जो है वो आपके लोअर हाई से ऊपर चली गई है। तो अगर प्राइस लोअर हाई से ऊपर चली गई है, तो ये क्या है? ये है आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर, जिससे आपको पता चलता है कि ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो अब अगर आपको पता है कि ट्रेंड चेंज हो चुका है, अभी तक प्राइस गिर रही थी, तो यहां पर आप बाय करने के बारे में सोच सकते हैं ना। आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि अभी तक डाउन ट्रेंड चल रहा था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा था, तो आपको आइडिया था कि अगर मैं ट्रेड लूंगा तो मैं सिर्फ शॉर्ट करने का ट्रेड लूंगा। लेकिन चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, तो आपको पता है कि यहां से ट्रेंड चेंज हो चुका है, तो अब अगर मैं ट्रेड लेने की प्लानिंग करूंगा तो मैं सिर्फ बाय करने की प्लानिंग लूंगा। आपको अभी तक इतना क्लियर हो चुका होगा। अगर इतना क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज थोड़ा सा एक बार दोबारा से देख लो, दोबारा से समझ लो, उसके बाद आगे बढ़ना, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये कंसेप्ट बहुत बेसिक हो जाएंगे, हम बहुत एडवांस चीजें सीखने वाले हैं। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है CISD, यानी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने के लिए थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए पूरा ध्यान से देखना। बाकी किसी चीज़ में डिस्ट्रैक्ट मत होना, अगर बीच में डिस्ट्रैक्ट होते हो तो फिर यहीं से दोबारा शुरू करना, तब ये समझ आएगा। तो CISD को समझने के लिए आपको यहाँ पर ये एक इमेज दिखाई दे रही है। अब आपको पता है कि ये क्या है, ये आपका हाई है, ये क्या है, लो है, ये क्या है, लोअर हाई है, ये क्या है, लोअर लो है। यानी यहाँ तक क्या चल रहा था, यहाँ तक डाउन ट्रेंड चल रहा था। अब क्या आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे है? अगर समझ आ रहा है तो कमेंट करके बताइए। समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता दूं कि ये आपका जो लो है, जैसे लोअर लो कह सकते हैं, इससे लगते हुए जैसे ही प्राइस इस लेवल के नीचे आई होगी तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, यहाँ पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पे हुआ है, तो क्या आप बता सकते हो?
नहीं बता सकते हो तो पीछे थोड़ा सा वीडियो को एक बार रिवाइंड करो, दोबारा समझो, क्योंकि आपको पता चल जाना चाहिए था कि चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने के लिए आपने यहाँ से लोअर हाई से लगते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है, और जैसे ही आपके लोअर हाई को कोई कैंडल यहाँ पे ब्रेक कर देती तो यहाँ पर आपका हो जाता CHOCH यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो दोनों कंसेप्ट अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहा होगा तो यहाँ पर फिर से क्लियर हो गए हैं। अब जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, इसका मतलब क्या हुआ है, अभी तक डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहां से क्या शुरू हो गया है, यहां से अप ट्रेंड शुरू हो गया है। अब जब अप ट्रेंड शुरू हो गया है तो ये क्या है, ये आपका हाई है, ये क्या है, लो है, तो ये क्या है, ये हाइयर हाई है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहां पे हुआ है, तो इसके लिए आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे, आप कहेंगे जी यहां पे हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो बड़ी सिंपल सी चीज है। तो अब CISD को समझने के लिए मैं ये सब कुछ क्लीन कर देता हूं। तो यहां पर देखिए आपको दिखाई देगा कि ये एक लो स्विंग था, यानी वो पॉइंट था जहां से जाने के बाद प्राइस वापस से ऊपर चली गई थी, यानी इसको हम कह सकते हैं कि यहां से हमारा जो ट्रेंड था वो रिवर्स हो गया था इस पॉइंट से। तो ये जो लेवल होगा ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होगा, इसलिए आपने क्या करना है, आपने इस लेवल से लगते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। हमेशा जब भी किसी पॉइंट से मान लीजिए प्राइस ऊपर बढ़ने लगती है तो ये क्या होता है, ये हमारा सपोर्ट होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसलिए हमने इससे लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो अब जब दोबारा से प्राइस हमारे इस लेवल के पास आएगी ना, तो यहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं, यानी प्राइस इस लेवल के पास आई, यहां से प्राइस वापस ऊपर जा सकती है। बट होता क्या है कि आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, आपने सोचा होगा कि प्राइस सपोर्ट के पास आई, अब तो प्राइस यहां से ऊपर जाएगी, लेकिन इसकी जगह पे हुआ ये कि प्राइस पहले थोड़ा सा नीचे जाती है। अगर आपने यहां पे बाय किया होगा तो आपका पहले स्टॉप लॉस हिट होता है, उसके बाद प्राइस बढ़ती है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो कमेंट करके बताना। तो आपको पता है कि यहाँ पर आपने सोचा था कि भैया यहाँ पे तो मेरा सपोर्ट है और जैसे ही प्राइस इस लेवल पे आएगी बढ़ जाएगी, आपने यहाँ पे बाय कर लिया, थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस रख लिया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन यहीं पर आपका लिक्विडिटी स्वीप किया जाता है। ये कंसेप्ट हम आगे डिटेल में समझेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत बार ऐसा होता है कि प्राइस पहले थोड़ा सा नीचे जाती है, लोगों के स्टॉप लॉस हिट होते हैं और उसके बाद प्राइस बढ़ जाती है। तो अगर आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है और प्राइस वहां पर जाने के बाद थोड़ा सा इस तरीके से नीचे आई, यानी लिक्विडिटी को स्वीप किया और उसके बाद प्राइस वापस से ऊपर बढ़ने लग गई, जैसा कि इस केस में हम आपको दिखा रहे हैं। तो ऐसे केस में जो आपकी पहली रेड कैंडल रही होगी, यानी यहां तक पे तो ग्रीन कैंडल है, इसके बाद ये पहली रेड कैंडल जो रही होगी, इससे लगते हुए आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और ये होगा आपका CISD लेवल। अब मुझे पता है कि यहां पर आपको थोड़े बहुत कंफ्यूजन हो रहे होंगे, इसलिए मैं फिर से क्लियर कर देता हूं। देखिए, आपने देखना है, सबसे पहले आगे का छोड़ दो, यहाँ पे देखो कि प्राइस इस लेवल के पास ऊपर उठी है, तो आपने ये सपोर्ट लेवल तो आप हमेशा से मार्क करते हो, तो आपने वो सपोर्ट लेवल मार्क कर रखा है। तो अब जब दोबारा से प्राइस आपके सपोर्ट लेवल के पास आती है और उसके बाद अगर ऊपर बढ़ जाती है, यानी यहां से आके अगर नीचे आ गई, फिर तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन अगर यहां से ऊपर बढ़ जाती है, तो ऊपर बढ़ी होगी तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे ग्रीन कलर की कैंडल बनी होगी, यहां भी ग्रीन कलर की कैंडल बनी होगी, तभी प्राइस ऊपर गई है। तो इस केस में जब प्राइस आपके इस इंपॉर्टेंट लेवल के पास आई थी, तो जो आपको सबसे पहली रेड कलर की कैंडल दिखाई दी थी, ये आपका CISD लेवल होता है। यानी अगर मान लीजिए ये रेड की जगह पर अगर ग्रीन कलर की कैंडल होती ये वाली, तो फिर आपका CISD लेवल ये वाला होता। अगर मान लीजिए ये दोनों ही आपकी ग्रीन कलर की कैंडल होती, तो फिर आपका CISD लेवल ये वाला होता। लेकिन फिलहाल आपको दिखाई दे रहा है कि जब प्राइस इस लेवल के पास आने के बाद ऊपर उठी थी, तो जो सबसे पहली रेड कलर की कैंडल थी, क्योंकि ये वाली ग्रीन है, तो इसके बाद वाली जो रेड कलर की कैंडल थी वो ये थी, तो इसका ओपन यहां से हुआ था। तो आपने इससे लगते हुए इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है और ये क्या होगा, ये होगा आपका CISD लेवल। तो अगर मान लीजिए CISD लेवल आपको मिल जाता है और उसके बाद कोई भी कैंडल इस CISD लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, यानी यहां पर मान लो एक कैंडल बनती है जो इस CISD लेवल के ऊपर जाकर क्लोज हो जाती है, तो यहां पर आप क्या करेंगे, आप इस CISD लेवल के पास, यानी जैसे ही किसी कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, तो आप यहां पर या इसके आसपास अपनी बाइंग कर लेंगे। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो ये जो आपका लेवल था स्ट्रॉन्ग लेवल, इससे थोड़ा सा नीचे, यानी यहां पर कहीं पर आपका स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट के लिए आपको जो स्विंग हाई नजर आ रहा है, आप वहां तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं। इस केस में स्विंग हाई आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, तो आपका जो टारगेट होगा वो यहां पर होगा। तो यहां पर आपको अपनी पहली स्ट्रेटजी मिल चुकी है जो कि CISD के ऊपर बेस्ड है। अब यहां पर चार्ट पे देख लीजिए, मान लीजिए ये आपका एक इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग लेवल था, कुछ ये वाला,
और प्राइस क्या करती है, प्राइस इस लेवल के पास आने के बाद वापस ऊपर बढ़ जाती है। आपने देखा यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, तो जो लास्ट रेड कैंडल थी, ये वाली तो ग्रीन थी, ये वाली लास्ट रेड कैंडल थी, आपने इससे लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये क्या है, ये आपका CISD लेवल है। अब जैसे ही CISD लेवल को प्राइस ब्रेक कर देती है तो आप क्या करेंगे, आप यहां पर बाय करने की पोजीशन ले लेंगे। आपका स्टॉप लॉस कहां पे होगा, करीब करीब यहां पे होगा। और रही बात टारगेट की, तो आप स्विंग हाई टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो आपने यहां पर बाय किया होता, प्राइस थोड़ा सा नीचे आई थी लेकिन आपके स्टॉप लॉस के पास नहीं गई, और उसके बाद यहां पर कहीं पे आपका जो टारगेट होता वो आराम से अचीव हो जाता। तो अभी तो हमने आपको बुलिश ट्रेड का एग्जांपल समझाया था, अब बेयरिश ट्रेड का भी एक एग्जांपल समझ लेते हैं। तो देखिए, पहले आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पे मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था, ये आपका लो था, ये हाई था, हाइयर लो था, हाइयर हाई था। अगर हाइयर हाई हाइयर लोज बन रहे हैं तो मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है। यहां पर आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, आपका हाइयर लो यहां पे ब्रेक हो जाता है। तो जब हाइयर लो ब्रेक हुआ तो इसका मतलब क्या है, यहां पे आपका CHOCH यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। और चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, इसका मतलब यहां पे क्या हो गया, यहां से डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है उसने अपना लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, मतलब डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। तो इस डाउन ट्रेंड में आपका जो सबसे ऊपर का लेवल था, जो स्ट्रॉन्ग लेवल था, वो ये वाला लेवल है। तो आपने इससे लगते हुए एक लाइन ड्रॉ करके रखी हुई थी, तो ये आपका इंपॉर्टेंट लेवल था। अब अगर मान लीजिए कि प्राइस इस लेवल के पास जाती है और वहां से नीचे गिरने लग जाती है कुछ इस तरीके से, तो इस केस में क्या होगा कि जो आपकी पहली ग्रीन कलर की कैंडल बनी थी उसकी जो ओपन प्राइस होगी वो होगा आपका CISD। यानी यहां पर आप देख सकते हैं कि प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रही है और उसके बाद प्राइस आपके इंपॉर्टेंट लेवल के पास आती है, वहां से नीचे गिरने लग जाती है। तो जो पहली आपकी ग्रीन कलर की कैंडल बनी है ये आपका CISD लेवल है। अब इसके बाद अगर मान लीजिए कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है, यानी यहां पर मान लीजिए प्राइस वापस नीचे आती है और इसके नीचे क्लोजिंग दे दी जाती है, तो इसका मतलब आप क्लियर हो सकते हैं कि डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। आपको बस बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि अब आप नहीं बनेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप यहां पर शॉर्ट करने की पोजीशन ले सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर यहां पर कहीं पे आप अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं या फिर यहां पर लेकर चल सकते हैं। और रही बात टारगेट की, तो आपको जो स्विंग लो नजर आएगा आप वहां तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं। ये भी मैं आपको चार्ट में दिखाता हूं, वहां पे ज्यादा अच्छा समझ आएगा। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि मार्केट आपका पहले अप ट्रेंड में चल रहा था कुछ इस तरीके से, और उसके बाद आपको दिखाई देता है कि यहां पे डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है। आपका जो ये वाला लेवल है वो ब्रेक हो चुका है, यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर आपका हो चुका है। तो उसके बाद आपने देखना है कि जैसे ही प्राइस आपका ये हाई वाला लेवल छूने के बाद नीचे आई थी, तो उससे पहले जो ग्रीन कलर की कैंडल रही होगी, आपने उस कैंडल पे अपना CISD लेवल मार्क करना है। अब देखो यहां पर तो सारी ही ग्रीन कलर की कैंडल थी, तो जो पहली ग्रीन कलर की कैंडल है वो यहां पे है, तो आपने इससे लगते हुए अपना CISD लेवल मार्क कर दिया। और उसके बाद यहां पे आपका CISD लेवल ब्रेक हो गया होता, और फिर से अगर प्राइस इस लेवल के पास आती है तो यहां पर आप शॉर्ट करने की पोजीशन ले सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट जो आपको समझना है वो है इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल मार्केट स्ट्रक्चर। अगर आपके मन में सवाल चल रहा था कि ये सब कुछ चीज़ें मैं सीख तो रहा हूँ, लेकिन मुझे कौन से टाइम फ्रेम में यूज़ करनी है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको कम से कम 2 टाइम फ्रेम का यूज़ करना है। अगर मान लीजिए आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं बिटकॉइन में, तो इस केस में आपका जो बड़ा टाइम फ्रेम हो सकता है, यानी हाइयर टाइम फ्रेम, वो 4 आवर का हो सकता है, और जो लोअर टाइम फ्रेम जिसमें आप ट्रेड लेंगे वो 1 आवर का हो सकता है। हाइयर टाइम फ्रेम से आप बस अपने ट्रेंड को कंफर्म करेंगे और लोअर टाइम फ्रेम के बेसिस पे आप ट्रेड लेंगे। वहीं अगर मान लीजिए आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने की सोच रहे हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि आप हाइयर टाइम फ्रेम 1 घंटे का यूज़ करें और लोअर टाइम फ्रेम 15 मिनट का यूज़ करें, यानी आपने 2 टाइम फ्रेम का यूज़ करना है। तो अब अगर आप 2 टाइम फ्रेम का यूज़ करते हैं तो देखिए यहाँ पर हो सकता है कि जो बड़ा टाइम फ्रेम है, जैसे कि इस केस में ये जो ब्लैक कलर की लाइंस आपको देखने को मिल रही हैं, ये आपका हाइयर टाइम फ्रेम है, वो हो सकता है कि आपको अप ट्रेंड दिखा रहा हो। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दिया कि मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर यहाँ पे आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला, तो इसका मतलब यहाँ तक क्या चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपने 4 घंटे का टाइम फ्रेम यूज कर रखा है, तो ये ब्लैक लाइन 4 घंटे का टाइम फ्रेम बता रही है, लेकिन 1 घंटे में तो आपको और ज्यादा मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। और अगर आप 15 मिनट का यूज कर रहे होंगे तो आपको बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो उसमें हो सकता है कि आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो गया हो। तो आप अगर छोटे टाइम फ्रेम से ही शुरुआत करेंगे तो आपको क्या लगेगा कि यहां पर तो भाई साहब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, ट्रेंड चेंज हो चुका है, लेकिन
लॉन्ग टाइम फ्रेम में कोई भी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, इसलिए बेटर रहता है कि अगर मान लीजिए 4 घंटे के टाइम फ्रेम का यूज कर रहे हो या 1 डे के टाइम फ्रेम का यूज कर रहे हो और वहां पे मार्केट अप ट्रेंड में है, तो आप जिस टाइम फ्रेम में ट्रेड लेंगे, जैसे कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, तो वहां पर भी आप सिर्फ बाय करने का ट्रेड लेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहता है। तो आपने 2 टाइम फ्रेम का यूज करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो इसमें जो एक्सटर्नल टाइम फ्रेम है वो क्या है, वो आपका हायर टाइम फ्रेम है, यानी बड़ा टाइम फ्रेम है। और इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, जो आप लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे। अब मैं जानता हूं कि अभी जो मैंने आपको समझाया था वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, तो इसके लिए हम अपना चार्ट ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं चार्ट को फुल स्क्रीन कर लेता हूं और उसके बाद डेल्टा एक्सचेंज में अब यहाँ पर आप फ्री में 2 चार्ट ओपन कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे चार्ट आप सेम स्क्रीन में खोलना चाहते हैं तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको 2 टाइम फ्रेम ओपन करना चाहता हूं, तो यहाँ पे हमने 2 टाइम फ्रेम खोल लिए हैं। ऊपर एक टाइम फ्रेम है, नीचे एक टाइम फ्रेम है। तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ऊपर जो टाइम फ्रेम है वो 4 आवर का टाइम फ्रेम है और नीचे हमने 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोल रखा है। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं कि आपको एक क्लियर डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जबकि अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखेंगे तो यहां पर भी आपको थोड़ा बहुत डाउन ट्रेंड कह सकते हैं, या फिर अगर आप एक नजर में देखेंगे तो आपको साइडवेज ट्रेंड ये लग सकता है। तो यहां पर अगर आपको ट्रेड लेना है तो आपको पता है कि 4 आवर का टाइम फ्रेम यानी जो हमारा हायर टाइम फ्रेम है वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो फिर अगर आप जो ट्रेड लेंगे तो वो शॉर्ट करने का ही ट्रेड होना चाहिए। वैसे यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, जिसपे सबसे पहले तो आपको 200 टाइम्स तक का लेवरेज मिल जाता है। दूसरा, आप 24/7 किसी भी टाइम पे ट्रेड कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। अगर आप हमारे लिंक का यूज करके अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपकी जो ट्रेडिंग फीस होगी उसमें आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। और साथ ही नीचे मैंने आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, उस फॉर्म को फिल करके आप हमारे आगे आने वाले गिवअवेज के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो फॉर्म को जरूर फिल कर लीजिएगा और हमारे लिंक से ही अपना अकाउंट ओपन कीजिएगा। तो अभी तक हमने आपको मार्केट स्ट्रक्चर का ये जो पूरा कंसेप्ट था ये क्लियर कर दिया है। तो अब आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखने जा रहे हैं, जो कि है पीडी एरेज यानी प्रीमियम डिस्काउंट एरेज, जिसके अंदर ये सारे कंसेप्ट्स आते हैं। और ये खुद जो कंसेप्ट है ये एक स्ट्रैटेजी है, तो इनको बहुत ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अब हम शुरुआत करते हैं अपनी ऑर्डर ब्लॉक से। तो ऑर्डर ब्लॉक को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ऑर्डर ब्लॉक के पीछे की साइकोलॉजी को समझाता हूं, तब आपको समझ आएगा कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देखो, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जो 1000-2000 करोड़ की बाइंग करते हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि एक प्राइस पे ही बाय करेंगे। वो एक जोन होता है, एक लेवल होता है जिस पे अपने पूरे ऑर्डर्स लगा के रखते हैं। और वो कोई मैनुअल ऑर्डर नहीं लगा के रखते, उनके ऑर्डर्स ऑटोमेटिकली लगे हुए होते हैं। तो अब जैसे ही प्राइस उस लेवल के पास आती है, तो अगर उन्होंने बाय करने के ऑर्डर्स लगा रखे होंगे तो वहां पर हैवी बाइंग शुरू हो जाएगी, जिसके बाद प्राइस ऊपर चली जाएगी। और अगर उन्होंने सेल करने के ऑर्डर्स लगा रखे होंगे तो हैवी सेलिंग शुरू हो जाएगी, जिसके बाद प्राइस नीचे आ जाएगी। लेकिन देखो, जैसे मान लो कि उन्होंने अपने बाय करने के ऑर्डर्स इस एरिया पे लगा रखे हैं, तो ऐसा नहीं है ना कि सारे के सारे ऑर्डर्स उसी टाइम पे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। इतने सेलर्स भी तो अवेलेबल होने चाहिए। तो सारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स उनके पेंडिंग पड़े हुए रहते हैं। तो इसके बाद अगर मान लीजिए दोबारा से प्राइस यहां पे आ जाएगी, तो फिर क्या होगा, फिर से उनके बाय होने वाले ऑर्डर्स लग जाएंगे और उसके बाद प्राइस यहां से ऊपर जा सकती है। तो हम अगर इस ऑर्डर ब्लॉक एरिया को पता कर लें, तो अगर प्राइस दोबारा से यहां आएगी तो हमें पता है उनके पेंडिंग ऑर्डर्स लगेंगे और प्राइस ऊपर चली जाएगी। तो हम यहां पर बाय कर सकते हैं और हमारे बाय करने के बाद आपको एक इंस्टेंट मूव देखने को मिल सकता है, जिससे हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो अब ये ऑर्डर ब्लॉक पहचानना कैसा है ये समझते हैं। तो सबसे पहले बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का एग्जांपल देख लेते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है। देखो, मान लो आपको दिखाई देता है कि मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में चल रहा है, जैसा कि यहां पर हो रहा था। तो उसके बाद कोई ना कोई ऐसा पॉइंट जरूर आया होगा जिसके बाद से मार्केट ने इंपल्सिव मूव ऊपर की तरफ लिया है। जैसे यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये वाली जो आपको ग्रीन कलर की कैंडल दिखाई दे रही है, इस कैंडल के बाद हमें एक इंपल्सिव मूव देखने को मिला और उसके बाद मार्केट हमारा बुलिश हो गया था। तो हम क्या करेंगे कि जैसे हमें दिखाई देता है कि यहां पे हमारा मार्केट बुलिश हो चुका है, तो इससे पहले वाली जो हमारी लास्ट रेड कैंडल होगी, हम उस कैंडल को एज अ ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं। और ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने के लिए आपको यहां पर एक रेक्टेंगल वाला ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद ये वाली ग्रीन कलर की कैंडल थी ना, जिसके बाद से हमें एक मूव देखने को मिला था, तो इससे पहले वाली जो रेड कलर की कैंडल है, इसकी बॉडी के हाई एंड लो से लगते हुए
हम यहाँ पर इस तरीके से अपना एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक। और इसके बाद जैसे ही प्राइस इस लेवल के पास आती है तो वहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। और अगर आप ध्यान से यहाँ पर अभी देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि हमने यहाँ पर अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दिया था और उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर की पतली सी कैंडल है इसमें प्राइस इस लेवल के पास आई थी और उसके बाद सीधा प्राइस ऊपर चली गई थी। अब ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये आपको चार्ट में बहुत बार देखने को मिलेंगे। जैसे देखो यहां से इंपल्सिव मूव आया था, फिर प्राइस नीचे गिरी थी, तो उसके बाद ये जो लास्ट हमारी रेड कैंडल है हम इसको भी एज अ ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं। फिर प्राइस ऊपर गई, फिर ये वाली जो कैंडल है इसको भी हम एज अ ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं। लेकिन हर ऑर्डर ब्लॉक में ऐसा नहीं है कि आपको एंट्री मिल जाएगी, बट जिस ऑर्डर ब्लॉक में एंट्री मिलती है वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। आपको दिखाई दे रहा है मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था, हमें दिखाई दिया कि यहां से एक सडन मूव आ गया, तो हमने क्या किया, जो लास्ट वाली कैंडल है इसकी बॉडी को हमने एज अ ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दिया है कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद जैसे ही प्राइस इस लेवल के पास आती है तो यहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था, प्राइस ऊपर चली गई होगी और उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस इस लेवल के पास आई है और जैसे ही प्राइस इस लेवल के पास आई उसके बाद सडन मूव आया था। तो यहां पर आप क्या कर सकते थे, आप यहां पर कहीं पे बाय करने की पोजीशन ले सकते थे। आपका जो स्टॉप लॉस होता वो करीब करीब यहां पर होता। और रही बात टारगेट की, तो आपको जो फर्स्ट हाई नजर आ रहा है ये आपका पहला टारगेट हो सकता था, फिर ये आपका सेकंड टारगेट हो सकता था और ये आपका थर्ड टारगेट हो सकता था। और इवन अगर आप इस केस में देखेंगे तो आपका थर्ड टारगेट भी आराम से यहां पर जाके ये आपका थर्ड टारगेट होता, जो कि करीब करीब यहां पे जाके आपका आराम से अचीव हो जाता। अब इस तरीके से अगर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की बात करें तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था और यहां से आपको एक इंपल्सिव मूव देखने को मिला है। आपको पीछे भी देखने को मिला होगा, वो भी एक ऑर्डर ब्लॉक रहा होगा। मैं आपको आगे का एग्जांपल दिखा रहा हूं, वो भी एक एग्जांपल है। तो यहां पर आपको दिखाई दिया कि यहां से एक इंपल्सिव आपको मूव देखने को मिला नीचे की तरफ। तो आप क्या करेंगे, जो लास्ट ग्रीन कैंडल होगी आप उसको एज अ ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं। तो इस केस में ये वाली जो कैंडल है वो आपकी लास्ट ग्रीन कैंडल थी जिसको आप एज अ ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर देते। तो यहां पे आपने अपना बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दिया होता। उसके बाद जैसे ही प्राइस इस लेवल के पास आती, यहां से प्राइस के गिरने के चांसेस होते। अगर आपको यहां पे अपना ट्रेड लेना था तो आप क्या करते, आप इस ऑर्डर ब्लॉक के आप यहां पर कहीं पे अपना शॉर्ट करने का ट्रेड ले सकते थे। आपका जो स्टॉप लॉस होता वो थोड़ा सा ऊपर होता। और रही बात टारगेट की, तो आपको जो स्विंग लो नजर आ रहा है आप वहां तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं। आपको यहां पे दिखाई दे रहा है ये आपका टारगेट करीब करीब यहां पे अचीव हो जाता, जो कि 1:10 का टारगेट था। तो ऑर्डर ब्लॉक सिंपल चीज थी, आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं आगे और समझते हैं ब्रेकर ब्लॉक के बारे में। तो ब्रेकर ब्लॉक कुछ नहीं है, वो ऑर्डर ब्लॉक ही है, लेकिन जब एक ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाता है तब वो ब्रेकर ब्लॉक बनता है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर आपका एक ऑर्डर ब्लॉक बन रखा था, तो ऑर्डर ब्लॉक बनने का मतलब यह है कि दोबारा से प्राइस जब इस लेवल के पास आती वहां से वो नीचे गिर जानी चाहिए थी, लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं होगा। तो अगर प्राइस मान लीजिए आपके ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर चली जाती है तो ये जो आपका लेवल होगा ये फिर ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा। यानी अब प्राइस अगर दोबारा से इस लेवल के पास आती है तो फिर यहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होंगे। ये बुलिश केस है। इसी तरीके से अगर बेरिश ब्रेकर ब्लॉक की बात करें तो मान लीजिए यहां पर आपका एक ऑर्डर ब्लॉक बन रखा था, तो इसके बाद जैसे ही प्राइस इस लेवल के पास आई थी यहां से प्राइस को बढ़ जाना चाहिए था। लेकिन अगर मान लीजिए कि प्राइस यहां से नहीं बढ़ती है और उसके बाद भी नीचे आ जाती है, तो अब इस केस में ये एक ऑर्डर ब्लॉक नहीं रहेगा बल्कि ये एक ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा। तो अब अगर प्राइस वापस से इस लेवल के पास आती है तो यहां से प्राइस के गिरने के चांसेस होंगे, मतलब ये उल्टे तरीके से काम करेगा। मैं आपको चार्ट में भी इसका एग्जांपल दिखा देता हूं। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक था जिसके बाद हमें एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिला था। तो ये जो लास्ट रेड कैंडल रही होगी ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक रहा होगा, लेकिन उसके बाद प्राइस इस लेवल के पास आई तो यहां से बढ़ जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है किसी भी रीजन की वजह से, और प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे निकल कर आ जाती है। तो अब जैसे ही प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग दे देगी तो ये बन जाएगा हमारा ब्रेकर ब्लॉक। और अब अगर प्राइस वापस से इस लेवल के पास आती है तो यहां से प्राइस के गिरने के चांसेस होंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पर शॉर्ट करने की पोजीशन ले सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा और टारगेट के लिए जो हमारा स्विंग लो है हम वहां तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं। अब अगर बुलिश ब्रेकर ब्लॉक की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक ऑर्डर ब्लॉक बना था, उसके बाद प्राइस बहुत तेजी से नीचे गिरी थी। तो अब अगर प्राइस इस लेवल के पास आई तो यहां से नीचे आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हो सकता था कि आपने शॉर्ट करने की पोजीशन ले ली होती, छोटा मोटा स्टॉप लॉस आपका हिट होता, लेकिन प्राइस इसके ऊपर चली गई। तो अब ये ब्रेकर ब्लॉक बन चुका है और जैसे ही प्राइस इसके पास वापस आती है तो यहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहां पर प्राइस वापस से इस लेवल के पास आई थी, तो यहां पर आप बाय करने की पोजीशन ले लेते, क्योंकि पहले ये एक शॉर्ट करने वाला ऑर्डर ब्लॉक था, लेकिन अब ये एक बुलिश
ब्रेकर ब्लॉक बन जाता और उसके बाद प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से ब्रेकर ब्लॉक काम करता है। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है फेयर वैल्यू गैप। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ऑलरेडी हम इसके ऊपर सेपरेट वीडियोस भी बना चुके हैं, इसके बेसिस पे स्ट्रेटजी भी बना चुके हैं और बहुत अच्छे से काम करता है। तो अगर आपको ये नहीं पता है तो उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले बुलिश एफवीजी की बात करते हैं। तो देखो, अगर आपको चार्ट में कोई एक नॉर्मल से बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल दिखाई देती है तो ये कैंडल तभी बनेगी जब किसी ने बहुत ज्यादा बड़ी बाइंग वहां पे की होगी, और वो कौन करेंगे? वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन करेंगे। तो इस जगह पर भी सेम चीज होगी कि उनके सारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं हुए होंगे, तो अगर दोबारा से प्राइस इस लेवल के पास आती है तो वहां पे ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे और फिर प्राइस तेजी से बढ़ सकती है। तो हमने क्या करना है, जैसे एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल यहां पे बन गई है तो हमने उसके बाद वाली कैंडल को क्लोज होने देना है। तो जैसे ये वाली कैंडल मान लीजिए क्लोज हो जाती है तो हमने क्या करना है, उसके बाद जो इससे पहले वाली कैंडल थी, जैसे मान लो ये एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल है, तो हमने इससे पहले वाली जो कैंडल है उसके हाई से लगते हुए, यानी इससे लगते हुए, और इसके बाद वाली जब कैंडल क्लोज हो जाती है, इस चीज का जरूर ध्यान रखिए, तो उसके लो से लगते हुए, यानी इस तरीके से एक अपना रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना है। तो हमने क्या करना है, यहां से और यहां तक इस तरीके से हम अपना एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे और ये क्या होगा, ये होगा हमारा फेयर वैल्यू गैप। और इसका मतलब यह है कि अगर प्राइस वापस से इस लेवल के पास आती है तो यहां पर इंस्टीट्यूशंस के पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए होंगे और प्राइस वापस से बढ़ने के चांसेस होंगे। तो यहां पर हम बाय करने की पोजीशन ले सकते हैं। सिमिलरली अगर हम शॉर्ट करने के हिसाब से देखें तो अगर आपको दिखाई देता है कि कोई बड़ी रेड कलर की कैंडल बनी है डाउन ट्रेंड में, क्यों बनी होगी? क्योंकि बड़े इंस्टीट्यूशंस ने सेलिंग की होगी। तो इस केस में आपने क्या करना है, आपने उसके बाद वाली कैंडल को क्लोज होने का वेट करना है। मान लो ये कैंडल आपकी क्लोज हो गई है, तो अब इससे पहले वाली जो कैंडल है उसके लो से लगते हुए और इसके बाद वाली कैंडल जब क्लोज हो जाती है तब उसके हाई से लगते हुए आपने इस तरीके से अपना एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना है और ये क्या होगा, ये होगा आपका फेयर वैल्यू गैप। और अगर प्राइस दोबारा से इस लेवल के पास आती है तो यहां से प्राइस के गिरने के चांसेस होंगे। तो चलो अब ये भी मैं आपको चार्ट में समझा देता हूं। तो देखो, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है और बीच में बड़ी बड़ी रेड कलर की कैंडल बन रखी है। तो आपने क्या करना है, यहां पर आपको टूल मिल जाता है रेक्टेंगल ड्रॉ करने वाला इस तरीके से। तो आपने इस टूल को सेलेक्ट कर लेना है। ये वाली रेड कलर की कैंडल को हम कंसीडर करें अगर, तो फिर जो इससे पहले वाली, यानी ये जो छोटी वाली रेड कलर की कैंडल है, इसके लो से लगते हुए और इसके बाद वाली जो रेड कलर की कैंडल है इसके हाई से लगते हुए हमने इस तरीके से अपना रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना है। अब रेक्टेंगल ड्रॉ हो चुका है, इसको जितना चाहे उतना आप एक्सटेंड कर लीजिए। तो यहां पर आपने इसको एक्सटेंड कर लिया। अब जैसे ही प्राइस इस लेवल के पास आती है तो यहां से प्राइस के गिरने के चांसेस होंगे। आप देख सकते हैं बीच में कहीं नहीं आई, लेकिन जैसे ही आई उसके बाद देखो सीधा हमें एक मूवमेंट देखने को मिला है। तो यहां पर आप क्या कर सकते थे, यहां पर आप अपनी शॉर्ट करने की पोजीशन ले सकते थे, जो कि करीब करीब आप यहां पे ले लेते। आपका स्टॉप लॉस ये जो एफवीजी इससे थोड़ा सा ऊपर होता। और रही बात टारगेट की, तो हम थोड़ा सा चार्ट को देखते हैं तो आप यहां तक का टारगेट आराम से लेकर चल सकते थे, जो कि आपको स्विंग लो नजर आ रहा है। स्विंग लो और नीचे है, लेकिन यहां पर भी आपको एक पॉइंट नजर आ रहा है। तो आप यहां तक का टारगेट लेकर चलते करीब करीब इस तरीके का। तो अब अगर आप देखोगे तो ये आपका 1:3 का या इवन 1:4 का टारगेट बन रहा है, जो कि आप आराम से अचीव कर लेते हैं। अब मुझे पता है कि आप यहां पे सोच रहे होंगे कि ये एक बड़ी कैंडल है तो ये भी तो एक बड़ी कैंडल है, ये भी तो एक बड़ी कैंडल है, मैंने ये वाली कैंडल क्यों नहीं ली, ये वाली कैंडल क्यों नहीं ली? तो देखो, ये सारी ही कैंडल में फेयर वैल्यू गैप बन रखा है। तो अगर मैं ये वाला एग्जांपल आपको दिखा दूं तो इस केस में क्या होता, ये वाली जो छोटी वाली रेड कैंडल है इसके लो से लगते हुए और इसके बाद वाली जो रेड कैंडल है इसके हाई से लगते हुए हम यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ कर लेते। लेकिन क्या यहाँ पर हमें एंट्री मिलती? तो हमें एंट्री नहीं मिलती। तो ड्रॉ आप ये भी करके रख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने बेरिश का एग्जांपल ले लिया है, अब मैं बुलिश का भी एग्जांपल ले लेता हूं और आपके सामने ही यहां पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। तो यहां पर देखो, आपको एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल नजर आ रही है। तो आपने क्या करना है, आपने इससे पहले वाली जो छोटी सी ग्रीन कलर की कैंडल है इसके हाई से लगते हुए और इसके बाद वाली जो ग्रीन कलर की कैंडल है इसके लो से लगते हुए अपना इस तरीके से कैंडल ड्रॉ कर लेना है, उसको आगे को एक्सटेंड कर लो। तो जैसे ही आप उसको एक्सटेंड करते हैं तो अगर प्राइस दोबारा से इस लेवल के पास आती है तो यहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होंगे, जो कि आप देख सकते हैं कि यहीं पर प्राइस इस लेवल के पास आ गई है। तो जैसे ही प्राइस इस लेवल के पास आई थी, आप यहां पर कहीं पर अपनी बाय करने की पोजीशन ले सकते थे। आपका स्टॉप लॉस यहां पर होता। और रही बात टारगेट की, तो टारगेट के लिए आपको जो स्विंग हाई नजर आता है आप वहां तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं। यानी इस केस में आपका जो टारगेट होता वो करीब करीब यहां तक का आराम से हो ही सकता था। तो अब आपने स्टॉप लॉस यहां पे
होता, टारगेट आप यहां तक का लेकर चल लेते, जो कि 1:3 का टारगेट आपको आराम से मिल जाता, और ये जो आपका ट्रेड होता वो कहीं ना कहीं यहां पर जाकर कंप्लीट हो जाता। दोस्तों अब इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट हमें समझना है वो है इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। देखो कोई भी स्ट्रेटजी ऐसी नहीं होती है जो हमेशा काम करती है। तो अगर आपने कोई एफवीजी बनाया तो ऐसा नहीं होगा कि प्राइस हर बार उसको रिस्पेक्ट करेगी। जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर मान लेते हैं कि आपने देखा कि प्राइस गिर रही है और यहाँ पर आपने एक अपना एफवीजी बनाया। तो एफवीजी बनाने के लिए आपने क्या किया होगा, आपने देखा कि बीच में एक आपको रेड कलर की कैंडल दिखाई दे रही है, आपने उससे पहले वाली कैंडल के लो से लगते हुए और उसके बाद वाली कैंडल के हाई से लगते हुए अपना इस तरीके से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। तो ये क्या था, यहां तक ये आपका एफवीजी था। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि एक नेक्स्ट कैंडल में या आने वाली कुछ कैंडल में ये जो आपका एफवीजी होता है प्राइस इससे ऊपर निकल जाती है, यानी इस एफवीजी को ब्रेक कर देती है और इससे ऊपर आ जाती है। तो इस केस में अभी तक ये क्या था, अभी तक ये एक बेयरिश एफवीजी था, अब ये एक बुलिश इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा और इसके बाद अगर प्राइस इस लेवल पे आती है तो यहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। इसके पीछे लॉजिक ये है कि देखो यहां पर प्राइस गिर रही थी तो स्मार्ट मनी के बहुत सारे शॉर्ट करने के ऑर्डर्स यहां पर रहे होंगे, लेकिन प्राइस क्या होती है, वो प्राइस इसके बाद ऊपर निकल जाती है। तो अब उनके शॉर्ट वाले ऑर्डर्स तो एग्जीक्यूट हो चुके हैं, तो अब वो क्या चाहेंगे, अब वो चाहेंगे कि उनका जो ट्रेड है वो नो लॉस में एग्जिट हो जाए। तो यहां पर वो अपने बाय करने के ट्रेड्स लगा देंगे और उसके बाद प्राइस अगर इस लेवल के पास आएगी तो फिर प्राइस के बढ़ने के चांसेस होंगे। ये हम बात कर रहे हैं अगर प्राइस गिर रही थी। इसका उल्टा अगर मान लीजिए पहले प्राइस बढ़ रही थी, जैसे यहां पर आपको दिखाई दे रहा है और यहां पर आपको एक बुलिश एफवीजी बनता हुआ दिखाई दिया था, एक आपने बड़ी सी ग्रीन कलर की कैंडल देखी, उससे पहले वाली कैंडल के हाई से लगते हुए उसके बाद वाली कैंडल के लो से लगते हुए आपने अपना यहां पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। तो यहां तक ये जो रेक्टेंगल था ये आपका एक बुलिश एफवीजी था। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि प्राइस इस लेवल के पास आती है तो आपको लगता है कि यहां से प्राइस बढ़ जाएगी, आपने हो सकता है अपनी बाय करने की पोजीशन ले ली हो, लेकिन आपका यहां पर स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, क्योंकि हर बार तो कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी और आप सोचोगे कि यार अब तो खत्म हो गया, ये वाला जो हमारा एफवीजी था इसका कोई काम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पर ये एक बेरिश एफवीजी बन जाएगा। जैसे ही प्राइस इसके नीचे आ गई तो अब अगर प्राइस दोबारा से इस लेवल के पास आती है तो यहां से प्राइस के गिरने के चांसेस होंगे। तो बुलिश और बेरिश एफवीजी कुछ भी नहीं है, जैसे ही प्राइस अपने एफवीजी को फिल कर लेती है उसके बाद वो एक इनवर्स एफवीजी बन जाता है। ये मैं आपको चार्ट में एग्जांपल से भी समझा देता हूं। तो सबसे पहले बुलिश इनवर्स फेयर वैल्यू गैप की बात करते हैं। तो यहां पर देखिए एक बड़ी रेड कलर की कैंडल बन रखी है जो कि हमारा एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन प्राइस इस लेवल के पास आती है और यहां पर हमारा जो बेरिश एफवीजी है उससे ऊपर निकल जाती है। तो इस केस में हमने अपने एफवीजी को थोड़ा और एक्सटेंड कर लेना है। जहां पे पहले ये एक बेरिश एफवीजी था अब वो एक बुलिश आई एफवीजी बन जाएगा, यानी बुलिश इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा। और उसके बाद अगर प्राइस वापस से इस लेवल के पास आती है तो यहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होंगे, जबकि पहले यहां से प्राइस के गिरने के चांसेस थे। तो एक चीज आपको बुलिश एफवीजी समझ आ गया। इसी तरीके से अगर हम बेयरिश एफवीजी को देख लें तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था, हमें यहां पर एक बुलिश एफवीजी बनता हुआ दिखाई दिया। तो हमने सोचा कि प्राइस इस लेवल के पास आएगी तो यहां से प्राइस बढ़ जाएगी एफवीजी के अकॉर्डिंग। लेकिन मैंने बताया कि हर बार ऐसा नहीं होगा। अगर आप ट्रेड लेते तो आपका छोटा सा स्टॉप लॉस यहां पे हिट हो जाता और प्राइस इसके नीचे आ जाती। तो अब अगर प्राइस वापस से हमारे इस एफवीजी के पास जाती है तो फिर यहां से प्राइस के गिरने के चांसेस होंगे। जैसा कि आपने देखा कि प्राइस वापस से हमारे बेरिश एफवीजी के पास गई। अब अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा यहां पे रख दे और उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस यहां पर अच्छी खासी गिरी है। तो इस तरीके से जो एक पहले बुलिश एफवीजी था वो आगे चल के बेयरिश आई एफवीजी बन सकता है और जो एक बेयरिश एफवीजी है वो आगे चल के बुलिश आई एफवीजी बन सकता है। तो इनवर्स फेयर वैल्यू गैप आपको क्लियर हो चुका है। अब समझते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में जो कि है बैलेंस्ड प्राइस रेंज यानी बीपीआर। ये भी बहुत सिंपल है और फेयर वैल्यू गैप के ऊपर ही बेस्ड है। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइस गिर रही थी तो आपको सबसे पहले यहां पर एक बेयरिश एफवीजी बनता हुआ नजर आया। बेयरिश एफवीजी कैसे बनता है आपको हम बहुत बार बता चुके हैं, अभी तक आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो एक बार थोड़ा सा पीछे जाइए, इसको अच्छे से समझिए, तभी ये कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे। तो बेयरिश एफवीजी बनने के लिए हमने देखा प्राइस गिर रही है, बीच में एक बड़ी रेड कलर की कैंडल बनती है, तो हम क्या करते हैं उससे पहले वाली कैंडल के लो से लगते हुए और उसके बाद वाली कैंडल के हाई से लगते हुए एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये क्या है, यह है हमारा एक बेयरिश एफवीजी।
तो अभी तक तो ये एक बेरिश एफवीजी था, लेकिन इसके बाद क्या होता है कि ये एफवीजी रिस्पेक्ट नहीं करती प्राइस, इससे ऊपर चली जाती है। लेकिन जहां पर पहले हमारा बेरिश एफवीजी बन रखा था उसी जगह पर क्या होता है, बड़ी बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बनती है। और आप क्या नोटिस करते हैं कि जहां पर आपका पहले बेरिश एफवीजी बन रखा था, अब वहीं पर आपका एक बुलिश एफवीजी बन गया है। यानी यहां पर आपने देखा एक बेरिश एफवीजी था, अब आप यहां पर देखते हैं कि एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बन रखी है। तो आप क्या करते हैं, आप उससे पहले वाली कैंडल के हाई से लगते हुए और उसके बाद वाली कैंडल के लो से लगते हुए अपना एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो सेम जगह पर ही आपका पहले बेरिश एफवीजी था, अब बुलिश एफवीजी बन गया है। तो इस पूरे को हम कहते हैं बीपीआर, यानी बैलेंस्ड प्राइस रेंज। और अब अगर प्राइस मान लीजिए वापस से इस लेवल के पास आती है तो यहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होंगे। इसका एग्जांपल भी आगे मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा। पहले हम बेरिश बीपीआर को भी समझ लेते हैं। तो वैसे तो आपको समझ आ ही गया होगा कि पहले आपने देखा कि यहां पर आपका एक बुलिश एफवीजी बन रखा है कुछ इस तरीके से। आपको पता है किस तरीके से बनता है, हमने आपको समझा ही दिया है। और उसके बाद आप देखते हैं कि ये जो बुलिश एफवीजी है, प्राइस इसको रिस्पेक्ट नहीं करती है, प्राइस इससे नीचे आ जाती है। और जहां पर प्राइस नीचे आ रही है वहीं पर आप देखते हैं कि आपका एक बेरिश एफवीजी बन जाता है। यहां पर बुलिश एफवीजी बन रखा था, यहीं पर आपका एक बेरिश एफवीजी बन जाता है। तो ये पूरा क्या होगा, ये होगा हमारा एक बीपीआर। और उसके बाद अगर प्राइस इस लेवल पे आती है तो यहां से प्राइस के गिरने के चांसेस होंगे। अब इसको चार्ट पे देखोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बुलिश बीपीआर का एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि प्राइस पहले गिर रही थी और यहां पर हमारा एक बेरिश एफवीजी बन रखा था। अब इसकी अगली ही कैंडल में आप क्या देखते हैं कि यहां पर जो हमारा बेरिश एफवीजी था, प्राइस इसको फिल करके ऊपर चली जाती है और इस जगह पर भी हमारा एक एफवीजी बनता है जो कि एक बुलिश एफवीजी होता है। यानी पहले हमारा बेरिश एफवीजी बन रखा था, अब बुलिश एफवीजी सेम उसी जगह पे बन गया है। तो ये क्या होगा, इसको हम अपना बीपीआर बोलेंगे। और इसके बाद दोबारा से प्राइस कभी इस लेवल के पास आती है तो यहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होंगे। जनरली आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो ये बीपीआर के थोड़ा सा नीचे, यानी यहां पर कहीं पर आपको रखना होगा। लेकिन इस केस में आप देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि कैंडल जो है उसने अपना लो यहां तक बनाया है, तो आपको इससे थोड़ा सा नीचे यानी यहां पर अपना स्टॉप लॉस रखना होगा। और उसके बाद आप देखिए कि प्राइस बहुत आगे जाके, मतलब करीब 1-2 दिन बाद आपको सेम लेवल के पास देखने को मिलती है। आपने अपना स्टॉप लॉस यहां रखा होता और टारगेट के लिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं कई बार कि जो आपको लिक्विडिटी नजर आती है, स्विंग हाई नजर आता है, आप वहां तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं। और इस केस में आप देखते हैं कि यहां पर आप एंट्री ले लेते, आपका स्टॉप लॉस यहां पर होता और यहां पर आपका टारगेट होता, जो कि अगर हम देखें तो 1:4 का टारगेट था। अब यहां पर मैं आपको एक बेरिश बीपीआर का एग्जांपल दिखाता हूं। देखो यहां पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये हमारी एक ग्रीन कलर की बड़ी कैंडल बन रखी है जिसमें एक एफवीजी बना है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर आपका एक एफवीजी बन रखा था। तो अगर इससे आगे का चार्ट नहीं बना होता तो यह हमारा एफवीजी था, प्राइस इस लेवल के पास आती, हमें लगता कि प्राइस इससे ऊपर जा सकती है, लेकिन ऐसा इस केस में नहीं हुआ। तो आपने देखा कि इसके बाद थोड़ा सा क्या होता है कि यहां पर एक बड़ी रेड कलर की कैंडल बन रखी है जहां पर आपका पहले बुलिश एफवीजी था। तो आप क्या करेंगे, आपने देखा कि इससे पहले वाली कैंडल के लो से लगते हुए, इसके बाद वाली कैंडल के हाई से लगते हुए आपका एक बेरिश एफवीजी बन चुका है। तो अब ये बेरिश एफवीजी होने के साथ साथ एक बेरिश बीपीआर भी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सेम जगह पे पहले आपका एक बुलिश एफवीजी था और अब अगर प्राइस दोबारा से इस लेवल के पास आती है तो यहां से प्राइस के गिरने के चांसेस होते हैं। और आप अगली ही कैंडल में देखेंगे या उसकी अगली कैंडल में भी आप मान के चल सकते हैं कि प्राइस वापस से इस लेवल के पास आई थी। इवन आप चाहते तो आपको आगे भी एंट्री मिल जाती, यानी यहां पर कहीं पर आप अपनी पोजीशन ले लेते। आपका जो स्टॉप लॉस होता वो भी मैं आपको बता देता हूं, करीब करीब यहां पर आप अपनी पोजीशन लेते। अब इस केस में देखिए, वैसे तो आपका स्टॉप लॉस यहां पे होना चाहिए, लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपना स्टॉप लॉस यहां पर रख सकते हैं। और रही बात टारगेट की, तो आपको जो यहां पर अपनी नियरेस्ट लिक्विडिटी नजर आ रही है, यानी यहां तक का आप टारगेट मिनिमम लेके चलेंगे तो यहां पर आपका टारगेट होगा। अदरवाइज अगर आपको लगता है, मान लीजिए इंपल्सिव मूव आपको देखने को मिलता है, तो फिर आप अपना टारगेट करीब करीब यहां पर भी रख सकते हैं। और फाइनली अगर आप चाहें तो आपका टारगेट यहां पर भी हो सकता है, जो कि 1:4 का बन रहा है। अब जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है लिक्विडिटी वॉइड। देखो कई बार क्या होता है कि प्राइस इतनी तेजी से गिरती है या इतनी तेजी से बढ़ती है कि बीच में कोई कैंडल ही नहीं बनती। यानी लास्ट प्राइस ये बनी थी, उसके बाद सीधा प्राइस यहां पर आ गई, तो बीच में हमें एक गैप देखने को मिलता है। वैसे बता दूं कि ये क्रिप्टो मार्केट या फॉरेक्स मार्केट जो 24/7 चलते हैं उसमें बहुत कभी कभार ही देखने को मिलते हैं, लेकिन जब भी देखने को मिलता है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक मैग्नेट की तरह काम करता है और प्राइस वापस से इस लेवल के पास आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जिसके पीछे लॉजिक यह है कि यहां पर बहुत सारे स्मार्ट मनी के जो ऑर्डर्स होंगे वो अनएग्जीक्यूटेड रह गए होंगे और वो चाहेंगे कि दोबारा से प्राइस इस लेवल के पास आए और उनके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हों। अब इसको आप दो
तरीके से यूज कर सकते हो। सबसे पहले हम बेरिश का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपको यहां पर एक बेरिश लिक्विडिटी वॉइड देखने को मिलता है, मतलब प्राइस एकदम से नीचे आ गई थी। तो इस केस में अगर प्राइस दोबारा से इस लेवल के पास आती है तो यहां से प्राइस के तेजी से गिरने के चांसेस होंगे। और इसी तरीके से अगर हम बुलिश लिक्विडिटी वॉइड की बात करें तो यहां पर मान लीजिए कि प्राइस इतनी तेजी से बढ़ी कि बीच में एक गैप बन गया, तो अब अगर प्राइस दोबारा से इस लेवल के पास आती है तो यहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। यानी एक तो इसको हम जैसा एफवीजी यूज कर रहे थे वैसे ही यूज कर सकते हैं, लेकिन ये एफवीजी से ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि यहां पर बहुत सारे ऑर्डर्स अनएग्जीक्यूटेड रह गए होंगे जो कि स्मार्ट मनी चाहेगा कि उनके एग्जीक्यूट हो जाए ताकि वो प्रॉफिट कमा सकें, ट्रेड में एंटर कर सकें। तो इस तरीके से आप लिक्विडिटी वॉइड का यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है लिक्विडिटी रन वर्सेस लिक्विडिटी स्वीप। ये जो कंसेप्ट है आप कह सकते हैं कि आईसीटी की पूरी जान है, क्योंकि इस कंसेप्ट के थ्रू आपको बहुत सारी ऐसी चीजें समझ आएंगी जिससे आपको पता चलेगा कि यार मेरा जो स्टॉप लॉस हिट हुआ था, अच्छा उसके पीछे ये रीजन था। मतलब आपके बार बार जो स्टॉप लॉस हिट होते हैं उसके बाद प्राइस बढ़ जाती है, इसके पीछे यही वाला कंसेप्ट आपको समझ आ गया तो फिर आपको पता चलेगा कि गेम कौन खेल रहा था। अब ये जो कंसेप्ट है ये मैं आपको सीधा चार्ट में दिखाता हूं क्योंकि वहीं पर आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है। देखो कई बार आपने देखा होगा कि प्राइस इक्वल हाई बनाती है, जैसे यहां पर आप देखो कि एक हाई बनाया, सिमिलरली वहां पर भी हाई बनाया है। तो अब जो दो बार हाई बन जाता है तो इसके बाद अगर प्राइस कभी भी इसके ऊपर ब्रेकआउट दे देती है तो इसका मतलब है कि यहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो ट्रेडिशनली जो हमें नॉलेज मिली है उसने हमने यही कुछ सीख रखा है। तो अब अगर मान लीजिए कि प्राइस इससे ऊपर चली जाती है तो आपको क्या लगेगा कि यहां पर तो भाई ब्रेकआउट हो गया है, तो आप क्या करोगे, आप यहां पर बाय करने की पोजीशन ले लोगे। बाय करोगे तो स्टॉप लॉस भी रखोगे, थोड़ा सा नीचे यहां पर कहीं पर आपका स्टॉप लॉस रहा होगा। इसी तरीके से आप ट्रेड लेते हैं। लेकिन ये जो स्मार्ट मनी है ये आपसे बिल्कुल उल्टा सोच रहे होते हैं। देखो जो स्मार्ट मनी है उनको अगर मान लीजिए यहां पर शॉर्ट करना है तो उनको कौन चाहिए, उनको बायर्स चाहिए, उनको ऐसे लोग चाहिए जो खरीदें, तभी तो वो किसी को बेच पाएंगे ना। तो वो क्या करते हैं, वो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि प्राइस थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेकआउट दे दे, चाहे उसके लिए उन्हें थोड़ी बहुत क्यों ना बाइंग करनी पड़ जाए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जैसे ब्रेकआउट देखेंगे आप बायर बन जाएंगे। जो स्मार्ट मनी है वो आपको अच्छी खासी क्वांटिटी सेल कर देंगे, लेकिन जब वो सेलिंग कर रहे होंगे तो वो इतनी हैवी क्वांटिटी में सेल करेंगे कि आपके बाय करने के बाद ही प्राइस नीचे आ जाएगी। अब जैसे ही प्राइस नीचे आएगी तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा, और वो स्टॉप लॉस कौन सा होगा, वो सेल करने का स्टॉप लॉस होगा। तो जैसे ही प्राइस यहां पर आएगी तो आपकी तरफ से भी जो आपने सेल करने के ऑर्डर लगा रखे थे वो भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे, यानी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, प्राइस और तेजी से नीचे आ जाएगी और वो तो प्रॉफिट कमा लेंगे, आपका नुकसान हो जाएगा। और इसी तरीके से स्मार्ट मनी जो होते हैं, यानी जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, हेज फंड्स होते हैं, ये आप लोगों का नुकसान करवाते हैं अपना प्रॉफिट कमाने के लिए। तो अब ये जो लिक्विडिटी स्वीप है आप इससे बच कैसे सकते हैं। देखिए अगर आपको कभी ब्रेकआउट जैसा दिखाई दे रहा है, जैसे कि इस केस में आपको लगा कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया होगा, क्योंकि उस टाइम पर ये जो कैंडल होगी वो ग्रीन कलर की बन रही होगी जब ये बनी होगी, बाद में जाके प्राइस नीचे आके क्लोज हुई है, लेकिन उस टाइम पर तो एक ग्रीन कलर की आपको बड़ी कैंडल दिखाई दे रही होगी। तो सबसे पहली चीज, अगर आप इस लिक्विडिटी स्वीप से बचना चाहते हैं, अपने नुकसान से बचना चाहते हैं, तो आपने पहले तो कैंडल के क्लोज होने का वेट करना है, यानी कैंडल इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए। आपने कोशिश करनी है कि कम से कम इतना तो हो। उसके बाद अगर आपको ट्रेड लेना है तो सेकंड चीज है कि आपको कोई ना कोई, यहां पर आप बाय करने का ट्रेड लेना है तो बुलिश सिग्नल ढूंढना है। यानी अगर मान लीजिए आपको यहां पर कोई एफवीजी देखने को मिल जाता है या फिर आपको कोई कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल जाता है जिससे आपको लग रहा है कि प्राइस बढ़ेगी, तभी आपको ट्रेड लेना चाहिए। अदरवाइज इस केस में आपका नुकसान बहुत बार कराया जाता है और ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है जिससे ट्रेडर्स को लॉस होता है। और उसके बाद देखिए कि यहां पर अगर आपने ट्रेड लिया होता तो फिर देखिए प्राइस इसके बाद एकदम तेजी से नीचे गिर जाती है और आप लोगों का नुकसान हो जाता है। अब इसके बाद लिक्विडिटी रन के बारे में समझ लेते हैं। देखो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा था बहुत लंबे टाइम से, लेकिन उसके बाद हमें दिखाई देता है कि यहां पर तो प्राइस हायर हाइज बनाने लग गई है। तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अब अप ट्रेंड शुरू हो चुका है। और उसके बाद ऐसा होता भी है कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि एक हमारा यहां पर जोन है और उस जोन को प्राइस थोड़ा सा ब्रेक कर देती है। अब ऐसे में लगेगा सबको कि यहाँ पर हमारा ट्रेंड चेंज हो चुका है और वहाँ पर वो लोग बाय करने की पोजीशन ले लेंगे, लेकिन इस जगह पर क्या होता है, लिक्विडिटी स्वीप हो जाता है। अब जब लिक्विडिटी स्वीप हो जाता है, यानी आप देख सकते हैं प्राइस ने अपना जो लेवल था उसको ब्रेक किया, फिर प्राइस नीचे आ गई। तो उसके बाद आपने एक चीज का जरूर ध्यान रखना है कि बीच में आपको और भी लेवल देखने को मिल रहे हैं, जैसे ये एक लेवल है, ये एक लेवल है। तो अब बहुत सारे लोगों को लगेगा कि प्राइस यहाँ पर सपोर्ट लेगी, यहाँ पर सपोर्ट लेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्राइस उन लेवल्स को ब्रेक करते हुए सीधा नीचे आ जाती है। और ऐसा क्यों हुआ,
इसलिए हुआ क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड है हमारा वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो हमेशा एक चीज का आप जरूर ध्यान रखना कि जो हमारा ओवरऑल ट्रेंड चल रहा है, प्राइस उस ट्रेंड के बीच में अगर कोई छोटे छोटे जोन्स आते हैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। और यहां पर आप देख सकते हैं कि वो सारे जोन ब्रेक कर दिए गए हैं और इसी को लिक्विडिटी रन कहा जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये सारे जोन से प्राइस नीचे आ गई, तो यहां पर लिक्विडिटी रन हो गया। और इवन इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि एक और हमारा सपोर्ट सा जोन था। तो अब ये जो सपोर्ट जोन था, इस जगह पर भी अगर आप देखोगे तो पहले लिक्विडिटी स्वीप किया गया और उसके बाद आगे चल के लिक्विडिटी रन हो गया, यानी पहले लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट करवाए गए, प्राइस वापस से फिर उसी लेवल पे गई भी है। तो ये होता है लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी रन। अगर आप इस कंसेप्ट के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बना के उसमें हमने डिटेल में समझाया है, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप नीरज जोशी लिक्विडिटी स्वीप लिख के ये वाली वीडियो जरूर देख लेना। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहां पर समझते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, जो कि है डेली बाइज। देखो, जैसे ही आप मार्केट में जाते हो या किसी भी चार्ट को ओपन कर लेते हो तो वहां पर ना आपको कुछ ना कुछ पहले डिसाइड करना पड़ता है कि आप यहां पर बाय करोगे या सेल करोगे। तो वो जो आपका डेली बाइज है, यानी आज आप क्या करोगे, आज आप बाय करोगे या सेल करोगे, ये आपने पहले से डिसाइड करना होता है। तो वो डिसीजन आप कैसे लेंगे, आपको क्या क्या चीजें सीखनी होंगी, ये अब हम डेली बाइज के अंदर समझेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे ही कोई चार्ट को खोलते हो तो वहां पर आप डिसीजन लोगे कैसे, ये आपको समझ आएगा। तो इसके लिए हम सीधा चार्ट में चलते हैं और वहां पे समझते हैं और 2-3 चार्ट का एग्जांपल लेने की कोशिश करेंगे। तो अपना डेली बाइज बनाने के लिए आपको सबसे पहले, आप जिस भी चार्ट में ये प्लान कर रहे हो कि आप उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाह रहे हो, तो वहां पर आपने उस चार्ट को ओपन कर लेना है। जैसे हमने यहां पर बिटकॉइन का चार्ट ओपन कर लिया है और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने डेली टाइम फ्रेम में जाना है। तो हमने डेली टाइम फ्रेम यहां पर सेलेक्ट कर लिया है। अब ये सब हमने मार्क कर रखा है, आपके सामने बिल्कुल प्लेन चार्ट होगा। तो अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले आपको जो रीसेंट हाई एंड लो नजर आ रहे हैं उनको मार्क कर लेना है। तो यहां पर आपको हाई नजर आ रहा है, आपने इस पे एक लाइन ड्रॉ कर ली। आपको यहां पे एक लो नजर आ रहा है, आपने इस पे लाइन ड्रॉ कर ली। अब देखो, हम डेली टाइम फ्रेम का चार्ट का यूज कर रहे हैं, तो ये हाई एंड लो काफी दूर है। आप देख सकते हैं ये 1,07,000 है, ये 1,17,000 है। तो इंट्राडे के हिसाब से ये लेवल हमारे उतने काम के नहीं है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, जो हमारे आसपास के हाई लो हैं हम उनको भी मार्क करेंगे। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर हमारा एक हाई है, मतलब पिछले 2-3 दिन का जो हाई होगा हमने इसको भी मार्क कर लिया, और पिछले 2-3 दिन की कैंडल में जो हमारा लो होगा हमने इसको भी मार्क कर लिया है। तो ये काम हमने कर लिया। इसके बाद अब नेक्स्ट चीज हमें ये करनी है कि हमें देखना है कि क्या यहां पर हमें कोई पीडी एरे देखने को मिल रहा है। यानी मैंने आपको बहुत सारे पीडी एरे समझा दिए हैं, मैंने आपको एफवीजी समझाया है, ब्रेकर ब्लॉक सिखाया है, ऑर्डर ब्लॉक सिखाया है। तो आपने ढूंढना है कि क्या इनमें से कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आपको दिखाई देता है कि अरे हाँ, यहाँ तो मुझे फेयर वैल्यू गैप दिखाई दे रहा है, तो आपने उस फेयर वैल्यू गैप को मार्क कर लेना है। तो अब मैंने आपको समझाया है कि लिक्विडिटी स्वीप एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो बहुत बार आपको लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिलेगा। तो अब आपने सबसे पहले क्या किया, आपने टाइम फ्रेम देखा। इसके अलावा ना आपने अपना एक ओवरऑल ट्रेंड भी देख लेना है। तो ओवरऑल ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है कि आपका यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा है, यानी बेरिश चल रहा है। तो आपको पता है ओवरऑल ट्रेंड मेरा बेरिश चल रहा है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप देखने को मिला है। मैंने अपने यहाँ पर बड़े जोन मार्क कर रखे हैं, मैंने अपने रीसेंट हाई एंड लो को भी मार्क कर रखा है, फेयर वैल्यू गैप भी मेरे पास यहाँ पर है। और मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि मेरा ओवरऑल ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है। तो हम यहां पर मान के चल सकते हैं कि या तो प्राइस अभी क्या करेगी, अभी अपने इस फेयर वैल्यू गैप को टैप करेगी और उसके बाद नीचे आएगी। होना यही चाहिए था, लेकिन हमें यहां पर एक हाई भी नजर आ रहा है। तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि प्राइस अपने इस हाई की जो लिक्विडिटी है इसको थोड़ा सा स्वीप करेगी, यानी इस हाई से थोड़ा सा ऊपर जाएगी प्राइस और उसके बाद नीचे आएगी। अगर ये हाई यहाँ पर नहीं होता, फेयर वैल्यू गैप होता, तो मैं ये कहता कि प्राइस फेयर वैल्यू गैप पे जाएगी, फिर सीधा नीचे आ जाएगी, यानी उसको टच करते ही नीचे आ जाएगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक हाई भी है, इसलिए हमने यहाँ पर माना कि प्राइस हमारा ये जो हाई लेवल है इससे थोड़ा सा ऊपर जाएगी, इस जगह की लिक्विडिटी को स्वीप किया जाएगा और उसके बाद नीचे आएगी। तो इस तरीके से हम अपना पहले से ही प्लान कर सकते हैं कि मैं क्या ट्रेड लूंगा। हमने मार्किंग्स कर दी हैं। अब बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि ऐसा हो, हर बार कुछ भी काम नहीं करता है। तो इस केस में अगर ऐसा होता है, मुझे दिखाई देता है कि प्राइस हमारे एफवीजी के पास आ रही है और मेरा जो हाई है उसकी लिक्विडिटी को स्वीप किया है, तो यहाँ पर मैं शॉर्ट करने की पोजीशन ले सकता हूँ। मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो करीब करीब यहाँ
पर होगा। और रही बात टारगेट की, तो सबसे पहले जो मुझे यहाँ पर अपना लो नजर आ रहा है, मैं यहाँ तक का टारगेट लेकर चल सकता हूँ। एंड फर्दर अगर हमें दिखाई देता है कि बहुत इंपल्सिव मूव है, तो फिर मैं ये जो मेरा नीचे वाला बड़ा जोन है, मैं उतना भी टारगेट लेकर चल सकता हूँ। तो इस तरीके से आप अपना डेली बाइज बना सकते हैं। अगर आपको जो कुछ मैंने इतनी जल्दी में समझाया है समझ नहीं आया, तो एक बार दोबारा से देखो और अलग अलग चार्ट्स में ना इनको प्रैक्टिस करके देखना, तभी आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। अब ये स्टेप मैं आपको शुरुआत में भी बता सकता था, लेकिन तब तक मैंने आपको पीडी अरेज नहीं बता रखे थे, तो फिर ये सब कुछ आपको समझ नहीं आता या बहुत डिफिकल्ट लगता। तो अब आपको क्लियर हो गया है कि आपने अपना बाइस किस तरीके से बनाना है और उसके हिसाब से आप ट्रेड कैसे लेंगे। अब यहाँ पर अगर आप पूरे ध्यान से इस वीडियो को देख रहे हैं, जो कंसेप्ट्स हमने आपको समझाया है उनको आपने समझा है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर ना एक बीपीआर भी बन रहा है। ऐसा आपको लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पर हमें दिखाई दिया है कि यहाँ पर हमारा एक एफईजी बना है और सेम एफईजी यहाँ पर भी बन रहा है। लेकिन फिलहाल ये एक बीपीआर नहीं बना है, जिसके पीछे रीजन ये है कि ये वाली जो कैंडल है ये आज की कैंडल है और ये कैंडल अभी क्लोज नहीं हुई है, इसलिए हम इसको बीपीआर नहीं मान सकते हैं। हाँ, हम यहाँ पर भी एक अपना एफईजी मानकर चल सकते थे। अब देखो, अभी तक मैंने आपको मार्केट स्ट्रक्चर में ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब कुछ समझा दिया है। इतने सारे पीडी अरेज हैं, वो सब कुछ भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। साथ ही मैंने आपको लिक्विडिटी रन, लिक्विडिटी स्वीप के बारे में बता दिया है। लेकिन हमने यहाँ पर एसएमटी डाइवर्जेंस वाला जो कंसेप्ट है और इसके अलावा टाइम एंड प्राइस थ्योरी का जो कंसेप्ट है, इसको यहाँ पर डिस्कस नहीं किया है। अब इन दोनों को यहाँ पर कवर ना करने के पीछे रीज़न ये है कि अगर इसको मैं समझाने जाऊँगा तो ये वीडियो आधे घंटे लंबी और हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि इन टॉपिक के ऊपर हम सेपरेट वीडियो बनाएं तो कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों के 2000 कमेंट आते हैं तो हम इस टॉपिक के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। बट आपको कमेंट भी करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, और साथ ही अगर आप नोट्स बनाते हुए इस टॉपिक को अच्छे से समझ रहे हो तो इंस्टाग्राम पे हमारी एक स्टोरी डाल के हमें टैग कर देना, हम उसको रीशेयर कर देंगे। तो ये जरूर करना और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर देना। और साथ ही मैंने आपको नीचे डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे रखा है, वहां से अकाउंट भी जरूर खोल लीजिएगा। तो अब हम क्या करते हैं, मैं आपको यहाँ पे मैंने सिर्फ जुड़ा स्विंग लिखा था, मैं आपको दो स्ट्रैटेजी बताता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत काम आएंगी। और साथ ही यहां पर मैंने एक और चीज नहीं लिख रखी थी, वो थी डेली बाइज कैसे बनाना है, वो भी हम आपको समझा चुके हैं। तो अब हम सीधा चलते हैं और जुड़ा स्विंग को समझते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि हमने टाइम एंड प्राइस थ्योरी के ऊपर अपना पूरा कंसेप्ट रेडी कर रखा है। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट्स आ जाते हैं, आप वीडियो को लाइक करते हैं, तो हम इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना देंगे, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अब हम जुड़ा स्विंग वाली जो स्ट्रैटेजी है इसको सीधा चार्ट में समझ लेते हैं। ये जो स्ट्रैटेजी है ये हमारी टाइम एंड प्राइस थ्योरी के ऊपर ही बेस्ड है। बेसिकली होता क्या है कि मार्केट में 3 तरह के सेशंस आपको देखने को मिलते हैं। एक होता है एशिया सेशन, दूसरा होता है लंदन सेशन और तीसरा होता है न्यूयॉर्क सेशन। माना यह जाता है कि जो एशिया सेशन है उसमें प्राइस सिर्फ एक रेंज में घूमती रहती है। लंदन सेशन में प्राइस में बहुत मैनिपुलेशन होते हैं, तो आपको स्वीप देखने को मिलते हैं, उसके बाद मूवमेंट होते हैं। और उसके बाद जो न्यूयॉर्क सेशन है, इस सेशन में आपको सबसे बड़े मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि न्यूज भी बहुत ज्यादा इसी सेशन में आती है और ऊपर से सबसे बड़ा जो मार्केट है वो न्यूयॉर्क मार्केट ही है। तो इन चीजों को जानते हुए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले यहां पर एक इंडिकेटर का यूज करते हैं। वो इंडिकेटर कुछ अलग नहीं कर रहा है, वो हमें सिर्फ इतना सा बताता है कि एशिया सेशन कहां पे शुरू होता है और कहां पे खत्म होता है। तो इस इंडिकेटर को लगाने के लिए आपको इंडिकेटर वाले सेक्शन पे जाना है और एशिया सेशन हाई लो लिख के आप सर्च करेंगे ये मरेक मेजर का। तो यहां पर आप जैसे ही क्लिक कर देंगे तो ये इंडिकेटर आपका चार्ट में प्लॉट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो यहां पर आपने देखा कि ये जो इंडिकेटर है ये हमारे चार्ट पे लग चुका है। जो ये हाई दिखा रहा है ये हमारे एशिया सेशन का हाई है, जो ये लो दिखा रहा है ये हमारा एशिया सेशन का लो है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। तो इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग जब भी आपको दिखाई देता है कि प्राइस हमारा जो एशिया सेशन लो है या हाई है, उसमें से किसी भी तरफ की लिक्विडिटी को स्वीप करता है। लिक्विडिटी स्वीप करने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए प्राइस यहां पर थोड़ा सा नीचे आती है और वापस से हमारे इन लेवल के अंदर आ जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि प्राइस ने अगर नीचे की लिक्विडिटी को स्वीप किया है तो फिर प्राइस के ऊपर के बढ़ने के चांसेस हैं। और अगर मान लीजिए प्राइस ऊपर की लिक्विडिटी को स्वीप करता है और फिर वापस से इस लेवल के अंदर आ जाता है, तो इसका मतलब है कि यहां से प्राइस के गिरने के चांसेस हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने यहां पर एक इंडिकेटर लगाया जिसने हमारा एशिया सेशन का हाई एंड लो मार्क कर दिया। उसके बाद देखो यहां पर हमें एक लो नजर आ रहा था, हमने इसको भी मार्क कर लिया, हाई भी आप मार्क कर सकते थे। अब इसके बाद मैं यहां पे प्ले करता हूं और उसके बाद हमें दिखाई देता है कि यहां पर जो हमारा एशिया सेशन का लो है उसकी भी लिक्विडिटी स्वीप कर दी गई है। इसके अलावा ये जो हमारा लो था उसकी भी लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, यानी प्राइस इससे नीचे के लेवल पे आई और वापस से फिर इस जोन के अंदर आ गई है। तो हमने बड़े टाइम फ्रेम में यानी 1
आवर के टाइम फ्रेम में ये सब कुछ मार्क कर लिया है। उसके बाद हम छोटे टाइम फ्रेम में आए हैं, तो हम इस केस में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ गए। आप आधे घंटे के टाइम फ्रेम का भी यूज कर सकते हैं, 4 आवर 1 आवर के टाइम फ्रेम का भी यूज कर सकते हैं। हमने 1 आवर यूज किया था तो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आए हैं। तो अब देखिए हमें यहाँ पे दिखाई दिया कि भाई साहब लिक्विडिटी तो स्वीप हो चुकी है, वो भी नीचे की साइड की हुई है। तो हमने अपना बायस क्या बनाया कि यहां से फिर प्राइस के बढ़ने के चांसेस होंगे। लेकिन अब हमें कोई ना कोई सिग्नल चाहिए कि मैं कहां पर बाय करूं। तो इसके लिए हम पीडी एरेज का यूज कर सकते हैं। तो पीडी एरे में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर एक बीपीआर देखने को मिल रहा है। आपको सबसे पहले यहां पर एक एफवीजी देखने को मिला और उसके बाद सेम जगह पर आपको एक दूसरा एफवीजी देखने को मिला। तो ये क्या था? ये था हमारा बीपीआर। इवन अगर आप इसको इग्नोर कर भी देते हैं तब भी आप यहां पर देखेंगे तो ये आपका एक बुलिश एफवीजी भी आपको देखने को मिल ही रहा है। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि जैसे ही प्राइस इस लेवल के पास आती है तो यहां पर आप बाय करने की पोजीशन ले सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो आपको इस केस में ये जो जोन है इससे थोड़ा सा नीचे रखना होगा। और रही बात टारगेट की, तो आपका जो एशिया सेशन का हाई है आप वहां तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं। यानी आपका जो स्टॉप लॉस होता वो करीब करीब यहां पर होता, यहां पर आपको एंट्री मिलती और यहां पर आपका टारगेट हो सकता था, जो कि आपका आई थिंक 1:2 के आसपास का टारगेट हो जाता। और इसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो टारगेट होता वो बहुत आसानी से अचीव हो जाता है। अब मैं आपको नेक्स्ट डे का भी एग्जांपल दिखा देता हूं। देखिए नेक्स्ट डे क्या होता है, वापस से हमारा एशिया सेशन का हाई एंड लो बनता है और उसके बाद नीचे की साइड की हमें लिक्विडिटी स्वीप होता हुआ नजर आ जाता है। ये हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लिया। आप चाहते हैं तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी देख सकते थे, उसके बाद 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाते तब भी आपको सेम ही चीज दिखाई देती। तो यहां पर आपको दिखाई दिया कि नीचे की आपकी लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। तो अब आपने क्या करना है, जैसी प्राइस वापस से हमारे जोन के अंदर आ जाती है तो अब आपने यहां पर सिग्नल ढूंढना है कि आपको कोई भी पीडी एरे मिल जाए या कुछ भी ऐसा मिल जाए जिसके बेसिस पे आप बाय करने का ट्रेड लेंगे। लेकिन वो बाय करने का ट्रेड आप क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि नीचे की साइड की आपकी लिक्विडिटी स्वीप हुई है। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर हमें सबसे पहले एक CISD देखने को मिल रहा है। उसके बाद हमें यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक फेयर वैल्यू गैप भी बनता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर एक फेयर वैल्यू गैप भी बना है, तो आप इसको भी मार्क कर लेते हैं। तो अब आप वेट करेंगे कि भाई हमारी जो एंट्री है वो प्राइस या तो इसके पास टैप करती है तो मैं बाय करने की पोजीशन ले सकता हूं। तो इस केस में मैं इसको प्ले करता हूं और देखते हैं कि क्या हमें एंट्री मिलती। अब यहां पर अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो देखो आपका जो स्टॉप लॉस है वो काफी बड़ा हो रहा है, क्योंकि आपका जो स्टॉप लॉस होता वो आपको कम से कम यहां पर रखना होता, जो कि बहुत बड़ा स्टॉप लॉस था। और इतने बड़े स्टॉप लॉस के लिए और इतना टारगेट लेके चलना तो वो तो प्रैक्टिकल नहीं है, मतलब कहीं से भी सेंस नहीं बनता। तो फिर हम देखते हैं कि क्या इससे बड़ा कोई हमारा लेवल है। तो ऊपर हमें यहां पर कहीं पे अपना लेवल नजर आ रहा है, तो यहां पर हम अपना इस लेवल को टारगेट करने की कोशिश करते। लेकिन तब भी ये जो ट्रेड था ये उतना यूजफुल ट्रेड नहीं था। एंड इवन अगर हम देखें हम ट्रेड लेना चाहते भी तब भी इस केस में हमें एंट्री नहीं मिल पाती। तो ऐसे ट्रेड्स हमें छोड़ने भी पड़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा था, अगर प्राइस यहाँ पे आती तो हम ट्रेड लेते, नहीं आई तो हमारा ट्रेड नहीं बना, नुकसान तो नहीं हुआ। तो आप इस तरीके से ट्रेड करेंगे तो ही आप लंबे टाइम तक चल पाएंगे। तो पहली स्ट्रेटजी आपको क्लियर हो चुकी है। वैसे हमने इसके ऊपर ना रिसेंटली एक ट्रेडिंग टेस्ट करके वीडियो बनाई थी, वो वीडियो देखना, बहुत अच्छी वीडियो है। उसमें हमने इस स्ट्रेटजी का यूज किया था। तो फाइनली एक लास्ट स्ट्रेटजी उसको समझते हैं और उसके साथ ही हमारा ये जो कोर्स होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रेटजी है इसका नाम है ICT 2022 मॉडल। इस स्ट्रेटजी को मैं डायरेक्टली आपको चार्ट में समझाता हूं। तो ये जो हमारी ICT 2022 स्ट्रेटजी है इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले एक हायर टाइम फ्रेम में जाना होता है। तो एग्जांपल के लिए अगर आप 15 मिनट में ट्रेड करना चाह रहे हैं तो आप 4 आवर के टाइम फ्रेम का यूज कर सकते हैं। अगर आप 1 आवर में ट्रेड करना चाह रहे हैं तो आप डेली टाइम फ्रेम का यूज कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए अगर मैं 15 मिनट में ट्रेड करना चाह रहा हूं तो मैंने 4 आवर का यहां पे एग्जांपल ले रखा है। तो 4 आवर क्या है, 4 आवर मेरा हायर टाइम फ्रेम है। तो मैं 4 आवर के हायर टाइम फ्रेम में गया। अब यहां पर मैंने क्या करना है, मैंने यहां पर मुझे जो भी पीडी एरे नजर आ रहा है मैंने उसको मार्क कर लेना है। अब यहां पर देखो बहुत सारे आपको पीडी एरेज मिल रहे होंगे, जरूरी नहीं है कि वो यूजफुल हो, तो आप उनको भी मार्क करके रख सकते हैं। ऐसे ही आपने एक ये भी मार्क करके रखा हुआ होगा जो कि यूजफुल है। अब मैं सारे दिखाऊंगा तो उनका कोई सेंस नहीं बनता, मुझे आपको एग्जांपल दिखाना है, इसलिए जो एक्चुअल में काम कर रहा है मैं आपको वो दिखा रहा हूं। मार्क आप बहुत करेंगे, सारे काम नहीं करेंगे, वहां पे आपको एंट्री नहीं मिलेगी। जिसमें एंट्री मिलेगी आपके लिए वही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आपने देखा कि यहां पर मेरा क्या बना था, यहां पर मेरा ना एक ऑर्डर ब्लॉक बना था, लेकिन आगे चल के वो मेरा ब्रेकर ब्लॉक बन गया। तो आपने क्या किया, आपने ब्रेकर ब्लॉक भी मार्क करके रखा हुआ होगा, या फिर आप अभी भी जब आप एंट्री लेना चाह रहे हैं तब भी आपने अपना ब्रेकर ब्लॉक मार्क कर लिया। तो ये आपने कब करना है, ये आपने अपने हायर टाइम फ्रेम में करना है। जिससे क्या करेंगे, जिससे आप अपना बायस बनाएंगे, जो कि हमने आपको सिखा दिया है कैसे बनाना है।
अब इसके बाद आपने ट्रेड क्या करना है, ट्रेड तो आपने अपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में करना है। तो यहाँ से हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलेंगे। अब हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मेरा एक ब्रेकर ब्लॉक है, तो मेरा बाइज यहाँ पे क्या होगा कि प्राइस यहाँ पे जाके टैप करेगी और उसके बाद नीचे आने के चांसेस बनेंगे। बस मुझे देखना है कि प्राइस वहां पर जाके रिएक्ट करती है या फिर नहीं करती है। तो हमने 4 आवर में अपना मार्क कर दिया था। उसके बाद हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं और हम देखते हैं कि जब कैंडल बनने लगती है, हम देखते हैं कि क्या प्राइस हमारे पीडी एरे के पास जाती है, यानी क्या हमारे ब्रेकर ब्लॉक के पास जाती है। अगर जाएगी तो हमें एंट्री मिलेगी। तो थोड़ा आगे जाके हमें दिखाई देता है कि प्राइस हमारे इस लेवल के पास आती है, लेकिन यहां पर हमें कोई ऐसा सिग्नल नहीं मिल रहा था जिसके बेसिस पे हम एंट्री ले सकें। तो हमें यहां पर कोई एंट्री नहीं मिलती। दोबारा से प्राइस इस लेवल के पास आती है और यहां पर इसके बाद हमें एक CISD देखने को मिलता है, साथ ही हमें एक फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलता है। और इसके अलावा यहां पर देखिए, यहां पर हमारा एक हाई बन रखा था और इस हाई की जो लिक्विडिटी है वो यहां पर कहीं पर स्वीप हो जाती है। तो यहां से हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि एक तो हमारा जो ब्रेकर ब्लॉक है प्राइस उस लेवल के पास आई है, तो वहां से प्राइस के गिरने के चांसेस है जो हमने पहले ही अपना बायस बना लिया था। उसके बाद हमें यहां पर एक बेरिश FVG भी मिल जाता है और यहां पर कहीं पे हमें एंट्री मिल जाती। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो ये जो रीसेंट लिक्विडिटी है इससे थोड़ा सा ऊपर यहां पे रखना होगा और टारगेट के लिए जो हमें यहां पर स्विंग नजर आ रहा है, हम यहां तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो इस हिसाब से हम अपना ट्रेड ले सकते थे। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम में जाना है, वहां पर जाकर अपना PDRA मार्क करना है। उसके बाद आपको जो PDRA आपने मार्क कर रखा है उसके पास अगर प्राइस आती है तो उस हिसाब से आपको वहां पे जो एंट्री मिलती है उसके बेसिस पे आप ट्रेड ले सकते हैं। और यही हमारा ICT 2022 मॉडल है। तो इस तरीके से आपका ये जो ICT मॉडल है इसका आप कंप्लीटली यूज कर सकते हैं। 2 स्ट्रैटेजी भी आपने समझनी है, इतने सारे PDRA भी आपने समझनी है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये कंप्लीट कोर्स आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमने बहुत मेहनत से इस वीडियो को बनाया है। साथ ही कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो क्वेश्चंस भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके क्वेश्चंस के रिप्लाई करें। अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो हमें इंस्टाग्राम पे टैग जरूर कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।